सो वेलकम बैक टू थर्ड पार्ट ऑफ महाट्रांसको रिवीजन विद टीएसएस पीडीसीएल क्वेश्चन पेपर। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो दो पार्ट है वो कंप्लीट किए हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसमें फाइनल हम लोग जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। जो कोई भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आज के पार्ट में ही कवर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक से। A step-up DC chopper has input DC voltage of 200 volt and an average output voltage of 500 volt. If the conduction time of the switch is 150 microsecond, determine the pulse width of the output voltage is. Okay, सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे स्टेप अप चॉपर है, इनपुट 200 दिया है और आउटपुट पे हम लोगों को 500 वोल्ट है वो यहाँ पे मिल रहा है। डायरेक्टली फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है आउटपुट वोल्टेज का इन केस ऑफ स्टेप अप चॉपर। ये होता है VDC या फिर जो सप्लाई वोल्टेज होता है डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी, और जो डी होता है वो होता है ड्यूटी साइकिल। ओके, ड्यूटी साइकिल हम लोग को पता है क्या होता है, डी इज नथिंग बट द टी ऑन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले जो स्टेप अप चॉपर है उसका हम लोग फंक्शनलिटी समझ लेते हैं और वेवफॉर्म है वो ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म है वो ड्रॉ करना है। तो जैसे हम लोग स्विच क्लोज करेंगे यानी कि टी ऑन, जैसे हम लोग टाइम कहते हैं, यानी कि इनिशियल टाइम में जब ऑन करेंगे स्विच क्लोज करेंगे तब जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली इंडक्टर के थ्रू यहाँ पे एक पाथ है वो कंप्लीट करेगा, और आउटपुट पे ये शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आउटपुट पे हमें कोई भी वोल्टेज है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे ही जो स्विच क्लोज रहेगा वहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट पे कोई भी वोल्टेज है वो नहीं मिलेगा। ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। तो जैसे हम लोग अभी स्विच ओपन करेंगे यानी कि ऑफ पीरियड में हम लोग जाएंगे, वैसे जो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर किया है और जो सप्लाई की तरफ से जो वोल्टेज है अभी दोनों के तरफ एडिशन होके लोड के तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हमें आउटपुट पे अभी ऐसा वो वोल्टेज वेवफॉर्म है वो दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो जाएगा टी ऑन टाइम, और ये हो जाए यहाँ पे टोटल टाइम पीरियड टी, यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये ऑफ पीरियड है और ये हो जाएगा यहाँ पे ऑन पीरियड। ओके, स्टेप डाउन चॉपर में इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। तो ऐसा हम लोगों को यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है वो मिल रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इफ द कंडक्शन टाइम ऑफ द स्विच इज 150 माइक्रोसेकंड। कंडक्शन टाइम यानी कि जब ये स्विच क्लोज होगा तब इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा 150 माइक्रोसेकंड। करेक्ट, 150 माइक्रोसेकंड रहेगा। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है पल्स विद ऑफ द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म, यानी कि टी ऑन से लेके ये जो लिखा है टी ऑन से लेके टी तक, यानी कि टोटल जो ऑफ पीरियड है उसका हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए डायरेक्टली टी का वैल्यू भी हम लोगों को मिल गया तो भी चलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले V0 VDC और 1/d का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे V0 का वैल्यू हम लोगों को कितना दिया है, 500 वोल्ट दिया आउटपुट वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज है 200 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस डी। डी का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो हो जाएगा 1 माइनस डी इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 500 विच इज इक्वल टू 0.4। करेक्ट। तो इसके वजह से हम लोगों को आंसर मिलेगा डी का 0.6। 1 माइनस 0.4 किया तो मिल जाएगा यहाँ पे 0.6। डी का है मैंने क्या कहा था, यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो होता है टी अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड टी। तो ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू 0.6 विच इज इक्वल टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी। करेक्ट। इससे हम लोग जो टी का वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा टी ऑन डिवाइडेड बाय 0.6। टी ऑन का वैल्यू कितना दिया है, 150 माइक्रोसेकेंड डिवाइडेड बाय 0.6। ओके, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 250 माइक्रोसेकेंड। ठीक है, यानी कि टोटल जो टाइम पीरियड रहेगा, टोटल टाइम टी, ये हम लोगों को मिलेगा टी इज इक्वल टू 250 माइक्रोसेकेंड। तो इसलिए अभी जो टी ऑफ वाला जो टाइम रहेगा, जो ऑफ पीरियड के लिए जो हम लोग को टाइम मिलेगा वो रहेगा 100 माइक्रोसेकेंड। ओके, टोटल 250 में से 150 कंडक्ट करेगा और रिमेनिंग जो 100 माइक्रोसेकेंड है वहाँ पे वो कंडक्शन नहीं करेगा, लेकिन यही जो वेवफॉर्म है यही हम लोग को आउटपुट के अक्रॉस मिल जाएगा। तो इसलिए 100 माइक्रोसेकेंड जो पल्स विड्थ है हम लोगों को आउटपुट के अक्रॉस मिलेगा। ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ PWM सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय, ऑप्शन है अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इंटीग्रेटिंग अ PPM सिग्नल, अ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एंड डिफरेंशिएटिंग अ PPM सिग्नल। बाकी के शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर तो आपने सुना ही होगा, और यही यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इससे हम लोगों को जो स्क्वायर वेवफॉर्म है वो मिलता है, और PWM सिग्नल को हम लोग जैसे चाहे वैसा पल्स है वो प्रोवाइड कर सकते हैं उसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। फाइंड मेन डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेफर्ड टू अ रेडियल सिस्टम बिकॉज, फाइंड ये रिंग मैन रहेगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ये रिंग मैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रेफर्ड टू अ रेडियल सिस्टम बिकॉज, ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस एंड द सप्लाई इज मोर रिलायबल। करेक्ट। रिंग मैन में क्या होता है, हम लोग दो पाथ से जो लोड को हम लोग पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई भी एक पाथ वहाँ पे फेल हो गया
फिर भी हम लोग दूसरे पाथ की हेल्प से वहाँ पे जो सप्लाई है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। रिंग मैन का डायग्राम कैसे होता है, कुछ इस तरह से होता है, करेक्ट। ऐसा कुछ उसका रिंग मैन का डायग्राम होता है। यहाँ पे अगर लोड कनेक्टेड है, कोई भी अगर एक फीडर यहाँ पे डैमेज हो गया, फिर भी हम लोग सेकेंड पाथ से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर ये पाथ है वो, ये फीडर है वो अगर डैमेज हो गया, फिर भी हम लोग ये पर्टिकुलर डायरेक्शन से जो लोड है वो फीड कर सकते हैं इजीली। अगर ये डैमेज हुआ ये पाथ, तो हम लोग इस पाथ से लोड को है वो फुलफिल कर सकते हैं। ये होता है रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। रेडियल में क्या होता है, रेडियल में स्ट्रेट लाइन होता है, करेक्ट। हम लोग एक ही जो कंटिन्यूस पाथ होता है उसी से हम लोग जो लोड को है वो सप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे कहीं बीच में फॉल्ट आ गया तो लोड पे जो सप्लाई है वो नहीं पहुंचेगी, इसकी वजह से ये अनरिलायबल सिस्टम है, नहीं तो इजीली जो लोड है वो ब्लैकआउट हो जाएगा, वहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंचेगा। तो रिंगमैन सिस्टम का ये एडवांटेज होता है, इसलिए ज़्यादा रिलायबल होता है। एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर ये भी लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है वो डिवाइड होता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं थ्रू आउट जो करंट रहेगा वो सेम ही यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन जो ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर इज लेस इन केस ऑफ रिंगमैन सिस्टम एज वेल एज इट इज मोर रिलायबल सप्लाई सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इनिशियल स्लोप ऑफ द बोडे प्लॉट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ। तो हमने बोडे प्लॉट का जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वहां पे मैंने कहा भी था कि जो इनिशियल स्लोप होता है, शायद लीड कंपनसेशन का वो क्वेश्चन था, तो वहां पे मैंने बोडे प्लॉट ड्रॉ करते हुए कहा था कि जो इनिशियल स्लोप होता है वो हम लोग टाइप ऑफ द सिस्टम से डिसाइड करते हैं। अगर इनिशियली स्लोप टाइप ऑफ द सिस्टम यानी कि ओरिजिन पे अगर वहाँ पे जीरो होगा, अगर ओरिजिन पे सबसे पहले पोल अज्यूम करेंगे, अगर ओरिजिन पे पोल रहेगा तो बोडे प्लॉट में स्टार्टिंग में ही हमें जो -20 dB वाला स्लोप होता है, -20 dB पर डिकेड वाला स्लोप हम लोगों को मिलता है अगर ओरिजिन पे पोल रहेगा तो, यानी कि टाइप 1 सिस्टम रहेगा। तो अगर टाइप 2 सिस्टम रहेगा, टाइप 2 सिस्टम अगर रहेगा यानी कि ओरिजिन पे अगर 2 पोल रहेंगे तो हमें जो इनिशियल जो स्लोप मिलता है वो -40 dB पर डिकेड वाला मिलता है। ये हो जाएगा -40 dB पर डिकेड। तो जैसे जैसे टाइप इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे -20 dB पर डिकेड से ये जो स्लोप का वैल्यू है वो चेंज होते जाएगा। सिमिलरली अगर ओरिजिन पे जीरो होगा, अगर ओरिजिन पे जीरो होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हमें इनिशियली जो स्लोप मिलेगा वो +20 डिग्री मिलेगा, यानी कि +20 dB पर डिकेड वाला स्लोप रहेगा। ओके, ये जो सारे हैं ये सारे बोडे प्लॉट है। ओके, बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट है, ये हो जाएगा सारे बोडे मैग्नीट्यूड प्लॉट। अगर ओरिजिन पे पोल भी नहीं है और जीरो भी नहीं है तो जो हमें फ्लैट लाइन मिलता है, लेकिन जो फ्लैट लाइन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करता है गेन पे। सिस्टम जो ट्रांसफर फंक्शन है उसका गेन क्या है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें है वो डिसाइड करती है। तो टाइप ऑफ द सिस्टम जो इनिशियल स्लोप है ये डिसाइड होता है टाइप ऑफ द सिस्टम से, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a 2-pulse fully controlled bridge converter with a freewheeling diode, the width of the freewheeling diode current pulse is alpha firing angle. Assume RL load with the continuous conduction. तो 2 pulse यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ओके, ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज वेवफॉर्म, ऐसा कुछ होता है सप्लाई वोल्टेज। अगर हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूस कंडक्शन है वो अज्यूम किया तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड का मैं एक बार सप्लाई जो वेवफॉर्म है वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हो जाएगा विदाउट फ्री व्हीलिंग डायोड वाला सर्किट। ओके, ये थोड़ा मिसमैच होगा यहाँ पे, आप समझ लेना। लेकिन अगर फ्री व्हीलिंग डायोड वाला अगर सर्किट हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, जो निगेटिव जो पीक रहेंगे, ये जो निगेटिव जो पीक हम लोगों को मिलते हैं निगेटिव वेव फॉर्म, वो एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हम लोगों ने फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कनेक्ट कर दिया तो। ओके, ये जो शेडेड पोर्शन है ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो चली जाएंगी। ये हो जाएगा यहाँ पे अल्फा, ये हो जाएगा यहाँ पे पाई, ये हो जाएगा यहाँ पे पाई प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल है वो यहाँ पे हमारी जो है वो कंप्लीट हो रही है। ओके, ये थोड़ा क्रॉस हो गया लेकिन समझ लेना एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। अगर फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ किया तो हम लोगों को सेम सर्किट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड में निगेटिव पोर्शन है वो सब क्लिप ऑफ हो जाएगा। तो इसलिए इतना पोर्शन में ये जो पोर्शन हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 0 से लेके अल्फा तक एंड पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक। ओके, तो हम लोगों को एक्चुअल में जो फ्री व्हीलिंग डायोड का कंडक्शन मिलता है वो कुछ ऐसे मिलता है, 0 से लेके अल्फा तक और पाई से लेके पाई प्लस अल्फा तक इन कंप्लीट 2 पाई ड्यूरेशन। 2 पाई ड्यूरेशन में कितनी बार होगा यही इन्होंने यहाँ पे पूछा है। जगह यहाँ से पाई से लेके पाई प्लस अल्फा, यानी कि टोटल ये अल्फा पीरियड और ये अल्फा पीरियड, यानी कि टोटल अल्फा प्लस अल्फा, टोटल 2 अल्फा टाइम पीरियड के लिए जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट करता है फॉर कंटिन्यूस कंडक्शन, अगर ऑपरेशन हम लोगों ने अज्यूम किया है। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर सर्किट आर लोड रहा तो अगर फ्री व्हीलिंग डायोड सर्किट में प्रेजेंट भी है फिर भी वो काम नहीं करेगा। अगर हम लोगों ने फायरिंग वहाँ पे डिफरेंट प्रोवाइड की
लेकिन कंडक्ट जो वेवफॉर्म हम लोगों को मिलता है विद आर लोड वो डायरेक्टली हम लोगों को ऐसे ही मिलता है, तो इसलिए फ्री व्हीलिंग डायोड में से कोई भी करंट है वो वहाँ पे फ्लो नहीं होते। तो इसलिए अगर उन्होंने सिर्फ आर लोड के बारे में अगर पूछा तो वहाँ पे जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो एक भी सेकंड के लिए वहाँ पे कंडक्ट नहीं करेगा, और सिर्फ आर एल लोड या फिर एल लोड में ही हमारे काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फेजर इज रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 628 रेडियन पर सेकेंड, डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फेजर एंड इट्स टाइम पीरियड। बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करना, आंसर फटाक से फाइंड आउट करना और नीचे कमेंट्स में मुझे बताना क्या आंसर है। तब तक मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कहा है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा का वैल्यू है 628 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का वैल्यू हम लोगों को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2πf इज इक्वल टू 628। एफ का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, यानी कि हो जाएगा 628 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14 विच इज इक्वल टू 628 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6.28। ओके, एफ इज इक्वल टू हम लोगों को मिल गया यहाँ से 100 हर्ट्ज। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 100 हर्ट्ज है तो डायरेक्टली आंसर मिल गया है। सेकेंड 10 मिली सेकेंड का, इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। सो 1 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड विच इज नथिंग बट 10 मिली सेकेंड। ओके, तो ये सेकेंड इन्होंने पूछा था 10 मिली सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 3-phase 6-pole induction motor on full load runs at 920 rpm. ठीक है, it is supplied from a 4-pole alternator running at 1500 rpm. Calculate the full load slip of the motor. स्लिप हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले फटाक से फॉर्मूला लिख लेंगे, क्या होता है ns माइनस nr डिवाइडेड बाय ns। ठीक है, इंडक्शन मोटर का इन्होंने स्पीड दिया है तो nr का वैल्यू हमारे पास 920 rpm यहाँ पे प्रेजेंट है। सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड का हम लोगों को वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है। ns का वैल्यू कितना होता है 120f डिवाइडेड बाय p। p का वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इन्होंने दिया नहीं है 50 हर्ट्ज, कभी कभी हम लोग अज्यूम करते हैं, लेकिन इन्होंने कहा है अल्टरनेटर का दिया है वैल्यू 4 पोल एंड 1500 आरपीएम। यहाँ पे वो अल्टरनेटर है वो घूम रहा है। ओके, तो अल्टरनेटर का वैल्यू मतलब वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमेगा, यानी कि डायरेक्टली हम लोग को वैल्यू मिलेगा ns इज इक्वल टू 120f अपॉन p। तो ये हो जाएगा कितना, हम लोग को फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिलेगा ns इंटू पी डिवाइडेड बाई 120। ns का वैल्यू कितना दिया है, सिंक्रोनस स्पीड का वैल्यू है 1500 मल्टीप्लाई बाय पोल कितने है 4 डिवाइडेड बाई 120। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं देते तो वैसे भी हम लोग अज्यूम करते 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कुछ स्पीड अलग देते तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो चेंज होता, ऐसे एक्चुअल देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दिया 50 हर्ट्ज ही दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली अभी फॉर्मूला वो फाइंड आउट करेंगे। 120 इंटू 50 हर्ट्ज इनपुट सप्लाई की वजह से डिवाइडेड बाई पी कितना है 6, कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को आंसर मिलेगा 1000 आरपीएम। ओके, एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, एनएस का वैल्यू है 1000 आरपीएम माइनस 920 फुल लोड पे है डिवाइडेड बाय 1000। ओके, ये हो जाएगा कितना 80 डिवाइडेड बाय 1000 जिस नथिंग बट 0.08। ये हो जाएगा स्लिप का वैल्यू, फुल लोड स्लिप। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 12 पोल इंडक्शन मोटर इज फेड फ्रॉम अ 100 हर्ट्ज सप्लाई इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर ईएमएफ एट द फुल लोड इज 2 हर्ट्ज, फाइंड द फुल लोड स्पीड। हम लोगों को पता है रोटर का फ्रीक्वेंसी कितना होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी होता है स्लिप टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, तो स्लिप का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एफ आर डिवाइडेड बाय एफ एस। एफ आर कितना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर कितना है 2 हर्ट्ज है और सप्लाई का फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 100 हर्ट्ज। ओके, मतलब एस का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा 0.02। अभी क्या फाइंड आउट करना है, फुल लोड स्पीड फाइंड आउट करना है। ओके, फॉर्मूला क्या होता है, एन आर इज इक्वल टू एन एस इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस एस, या फिर जो हम लोगों ने अभी यूज किया था फॉर्मूला स्लिप का, उससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। एन एस का वैल्यू कितना है फाइंड आउट करते हैं। एन एस इज इक्वल टू 120 एफ डिवाइडेड बाई पी। ओके, 120 फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, डायरेक्टली 50 हर्ट्ज मत कर देना, यहाँ पे 100 हर्ट्ज दिया है इन्होंने। पी कितना है, नंबर ऑफ पोल्स 12, ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा 1000 आरपीएम हो जाएगा सिंक्रोनस स्पीड आरपीएम। 1000 इंटू द ब्रैकेट 1 माइनस 0.02, ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 0.98। करेक्ट, ये हो जाएगा 980 आरपीएम। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ईच ऑफ
100 kVA ratings are connected in delta. If one of the transformer is taken out of the service, the capacity of the system will be. ओके, 3 ट्रांसफॉर्मर है तो मतलब वो ऐसे कुछ कनेक्टेड रहेंगे, ये 3 ट्रांसफॉर्मर है और हर एक का जो वैल्यू है वो 100 kVA. ओके, ये है 100 kVA, ये भी हो जाएगा यहाँ पे 100 kVA और ये हो जाएगा यहाँ पे 100 kVA. ठीक है, यानी कि जो टोटल पावर हम लोगों को मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ पे टोटल रहेगा वो होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब ये हो जाएगा 300 kV. ठीक है, इन केस ऑफ डेल्टा. इन्होंने कहा है इफ वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज टेकन आउट ऑफ द सर्विस, यानी कि इसमें से अगर हम लोगों ने एक कोई भी ट्रांसफॉर्मर है वो हटा दिया सर्किट में से, कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे यहाँ पे. ओके, कुछ इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को जो टोटल पावर है वो कितना मिलेगा. ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे 100 kVA है, जो रिमेनिंग है वो तो वैसे ही रहेंगे, हो जाएगा ऐसे का ऐसा. ठीक है, तो हम लोगों को अगर जिनको पता नहीं होगा ये कंसेप्ट ओपन डेल्टा वाला, उन लोगों को देख के पता लगेगा कि यहाँ पे 200 kVA वहाँ पे आंसर है, वो टिक करेंगे. लेकिन ओपन डेल्टा के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ ओपन डेल्टा जो पावर हम लोगों को मिलता है यहाँ पे P, इन केस ऑफ ओपन डेल्टा के केस में वो हम लोगों को मिलता है 1/√3 टाइम्स ऑफ द पावर इन डेल्टा डेल्टा कनेक्शन. तो कि कितना होता है यहाँ पे 1/√3 के 300 डिवाइडेड बाय √3. तो हम लोग ऐसे समझ सकते हो जाएगा √3 इंटू √3 इंटू 100, ऐसे लिख सकते हैं 300 को डिवाइडेड बाय √3. सो √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100√3 यानी कि इक्वल टू 173.2 kVA. ओके, कैलकुलेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ √3 का वैल्यू है वो पता होना चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन बी है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो इसलिए ध्यान देना ओपन डेल्टा के केस में कभी भी अगर एक ट्रांसफार्मर हट गया यहाँ से तो जो रिमेनिंग 2 है वो फुल कैपेसिटी पे सप्लाई नहीं करेंगे, हम लोगों को 1/√3 टाइम्स ऑफ द वैल्यू है वो यहाँ पे मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द इफिशियंसी ऑफ अ 65 kVA ट्रांसफार्मर इज 0.96 एट अ फुल लोड एज वेल एज एट द हाफ लोड. फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट अ फुल लोड द कॉपर लॉस इज. ओके, तो इसके भी 2 अप्रोच हो सकते हैं, एक तो कन्वेंशनल मेथड और एक होता है स्मार्ट अप्रोच वाला. अगर आपको स्मार्ट अप्रोच सबसे पहले देख लेते हैं, ये अगर आपने ग्राफ देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो अब देख लेना और नोट्स में लिख लेना. यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफिशियंसी वाला, क्योंकि ये परसेंटेज इफिशियंसी, इसका ग्राफ है वो हम लोगों को कुछ इस तरह से मिलता है. यहाँ पे हमें मैक्सिमम इफिशियंसी मिलती है जहाँ पे जो कॉपर लॉस होता है विच इज इक्वल टू द आयरन लॉस. करेक्ट, हम सभी लोगों को पता है. इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे 0.96 हम लोगों को इफिशियंसी मिल रही है या एट फुल लोड पे और हाफ लोड पे भी. ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे कुछ, ये हो जाएगा यहाँ पे फुल लोड वाला वैल्यू. करेक्ट, ये फुल लोड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ये हाफ लोड, ये हो जाएगा यहाँ पे हाफ लोड और यहाँ पे हो जाएगा ये फुल लोड. ओके, तो क्या होता है हम लोग अगर जो मैक्सिमम इफिशियंसी मिलते हैं उसके पहले अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे यानी कि इतना पर्टिकुलर जोन में, तो यहाँ पे जो कॉपर लॉस का वैल्यू होता है वो लेस देन द आयरन लॉस होता है और ये पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे कॉपर लॉस का वैल्यू होता है इट इज ग्रेटर देन द आयरन लॉसेस. तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है फॉर दिस ट्रांसफार्मर एट फुल लोड द कॉपर लॉस इज. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फुल लोड पे जो कॉपर लॉस का वैल्यू है वो ग्रेटर देन द आयरन लॉस है, तो इसलिए ऑप्शन बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इज मोर देन द कोर लॉस. कॉपर लॉस इज मोर देन द कोर लॉस यानी कि आयरन लॉस. दूसरा हम लोग को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से जो फॉर्मूला रहते हैं इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या रहता है, x टाइम्स ऑफ द KVA रेटिंग डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ द KVA रेटिंग प्लस PI प्लस x² टाइम्स ऑफ द PCU. ठीक है, ये हो जाएगा इफिशियंसी का वैल्यू 0.96 इज इक्वल टू फुल लोड पे यानी कि x का वैल्यू हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, KVA का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 65 KVA डिवाइडेड बाय x KVA यानी कि वापस से 65, K का वैल्यू हो जाएगा सारे K में हो जाएंगे. ओके, यहाँ पे लिख लेना K में हो जाएगा ये, प्लस PI का वैल्यू कितना दिया है हम लोगों को पता नहीं है और x² टाइम्स ऑफ द PCU, x का वैल्यू 1 है यानी कि ये हो जाएगा PCU, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1. दूसरा इक्वेशन क्या होता है बनेगा यहाँ पे, एफिशिएंसी तो सेम रहेगा लेकिन x का वैल्यू यहाँ पे हाफ है यानी कि हो जाएगा 0.5 इंटू 65 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 10 टू द पावर 3 और 0.5 से मल्टीप्लाई भी होगा क्योंकि नीचे भी यहाँ पे x है, प्लस PI प्लस यहाँ पे हो जाएगा 0.25 PCU. ओके, ऐसा क्यों हो जाएगा क्योंकि x² टाइम्स ऑफ द PCU होता है. ओके, ये हो जाएगा यहाँ पे x² टाइम, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 0.25 लिया. अगर आप ये दोनों इक्वेट करोगे तो आपको आंसर है वो PCU का जो वैल्यू आपको मिलेगा वो PI से यानी कि आयरन लॉसेस या फिर कोर लॉसेस से ज़्यादा मिलेगा.
तो आप दोनों मेथड से जा सकते हैं, जो कोई भी आपको अप्रोच है वो अच्छा लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये कन्वेंशनल मेथड है वो कभी कभी ज़्यादा सूटेबल हो सकता है अगर वैल्यूज ईजी रहेंगे और डायरेक्टली आपको पूछेंगे तो ये सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यूज पे ही आपको ईजिली समझ में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इन सीसी मोड यानी कि कॉमन कलेक्टर मोड गिवन दैट इट हैज अ गेन करंट गेन ऑफ 0.98 इन द कॉमन बेस मोड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को गेन और उसका जो नोटेशन है वो कैसे होता है पता होना चाहिए। कॉमन बेस, कॉमन एमिटर एंड कॉमन कलेक्टर, करेक्ट ऐसा होता है। कॉमन बेस में उसका जो गेन हम लोग लिखते हैं वो होता है अल्फा, कॉमन एमिटर में हम लोग लिखते हैं बीटा, और कॉमन कलेक्टर में हम लोग उसको जो गेन होता है करंट गेन वो हम लोग लिखते हैं गैमा। तो एक दूसरे का रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। हमें फाइनल एम क्या है, गैमा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो गैमा का वैल्यू क्या होता है, बीटा और अल्फा के टर्म्स में ये होता है बीटा प्लस 1। ओके, और बीटा का वैल्यू क्या होता है, ये होता है अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। हम लोगों को क्वेश्चन में 0.98 अल्फा का वैल्यू दिया है, तो सबसे पहले बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये हो जाएगा 0.98 माइनस डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.98, कितना हो जाएगा ये 0.98 डिवाइडेड बाय 0.02, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 98 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि ये हो जाएगा 49, करेक्ट। और गैमा का वैल्यू कितना होता है, गैमा होता है बीटा प्लस 1, सो विच इज इक्वल टू 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 50। तो गैमा का वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल गया। ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको सिर्फ किसको क्या बोलते हैं ये पता होना चाहिए और जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे लिखते आना चाहिए। ओके, ये मैंने टेबल यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया था। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो। लो मीडियम हाई एंड हाई मीडियम लो, इसी पैटर्न में आप ध्यान रख सकते हो। सीबी, सीई एंड सीसी ऐसे मैंने अभी दिखाया था ड्रॉ करते वक्त, अल्फा, बीटा एंड देन गामा। ओके, और जो फेज शिफ्ट प्रोवाइड करते हैं वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है और यहाँ पे कोई भी फेज शिफ्टिंग नहीं होता। तो ये टेबल अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर एन ओप एम्प to be ideal in the following circuit if input voltage is -5 volt, find the output voltage। ओके, ये एक मेन है, यहाँ पे दिया है आइडियल ओप एम्प है। आइडियल ओप एम्प में क्या होता है, जो गेन रहता है, जो गेन रहता है वो होता है इन्फिनिटी, करेक्ट। और इसके वजह से क्या होता है, जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं वो दोनों का वैल्यू है वो इक्वल होता है, यानी कि V निगेटिव का जो वैल्यू रहता है वही होता है V पॉजिटिव का, जो निगेटिव टर्मिनल का वैल्यू रहता है वही होता है पॉजिटिव टर्मिनल का। अगर हम लोगों ने आइडियल ओप एम्प पे वो अज्यूम कर दिया, इसके वजह से इसके अंदर कोई भी करंट है वो नहीं जाता। यहाँ पे जो करंट का वैल्यू रहेगा I प्लस और I माइनस वो 0 रहेगा। टर्मिनल के अंदर ओप एम्प की तरफ कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो Vn का वैल्यू यहाँ पे कितना है -5 वोल्ट है, करेक्ट। तो ये जो पर्टिकुलर टर्मिनल है यहाँ पे भी हम लोगों को -5 वोल्ट ही मिलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी आउट का वैल्यू है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक करंट है वो फ्लो करेंगे I वाला वैल्यू, और यही करंट हम लोग यहाँ पे आगे फ्लो करवाएंगे, क्योंकि ओप एम्प के अंदर तो कोई करंट नहीं जा रहा है। तो अगर यहाँ से कोई भी करंट फ्लो हो रहा है तो वही जाएगा टूवर्ड्स द आउटपुट। नॉर्मल अपना KCL लगाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले I का, ये वाला I का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 1K, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1K विच इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। ये होगा हम लोगों को 5 मिली एम्पियर, और यही 5 मिली एम्पियर है, ये अभी यहाँ से आगे आउटपुट की तरफ चला जाएगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, नॉर्मल के लूप लगेंगे ओम्स लॉ के हेल्प से। -5 वोल्ट माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय कितना दिया है 2 किलो ओम्स इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर। ओके, सेम ही करंट है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -5 माइनस वी आउट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, क्योंकि के और मिली यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो वी आउट का वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, वी आउट यहाँ पे आ जाएगा और ये 10 है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो हम लोगों को मिलेगा आंसर वी आउट का -15 वोल्ट। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा। वैसे भी ये इन्वर्टर सर्किट आप देख सकते हो, जो इन्वर्टर साइड पे हम लोगों ने जो फीडबैक दिया है वो इन्वर्टर की तरफ दिया है, तो इसलिए आउटपुट है वो मोस्ट प्रोबेबली आपको जो वैल्यू है वो निगेटिव ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द ओप एम्प टू बी आइडियल इन द फॉलोइंग सर्किट, डिटरमाइन द वोल्टेज वी आउट। यही हम लोगों को सेम मेथड करना है। आइडियल ओप एम्प दिया है, मतलब इसके अंदर कोई भी करंट है वो फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे इनपुट जो टर्मिनल है पॉजिटिव वोल्टेज का, V प्लस का वैल्यू है विच इज इक्वल टू V माइनस विच इज इक्वल टू 0 वोल्ट। तो यहाँ पे 0 वोल्ट रहेगा, इसके अंदर कोई भी करंट नहीं जा रहा है, मतलब ये जो करंट यहाँ से फ्लो होगा ये I1 वाला वैल्यू, यही यहाँ पे I1 करंट है वो फ्लो होगा।
इसको हम लोग I2 वाला वैल्यू है वो अज्यूम करेंगे। यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगर 0 वोल्ट है और ये शॉर्ट सर्किट है, मतलब यहाँ पे भी 0 वोल्ट ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इट इज एडिशन ऑफ I1 प्लस I2, करेक्ट। फाइंड आउट करते हैं, डायरेक्टली KCL लगाएंगे। सबसे पहले I1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। I1 का वैल्यू हो जाएगा 9 MV माइनस 0 डिवाइडेड बाई 3K। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर। I2 का वैल्यू भी सेम हो जाएगा, सेम कैलकुलेट करेंगे। 5 मिली वोल्ट माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.5 किलो ओम्स, ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर। ओके, अभी I1 प्लस I2 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 0 माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई 7 किलो ओम्स। तो हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0 माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय 7 किलो ओम्स, करेक्ट। ये हो जाएगा 5 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय 7 किलो ओम्स। तो वी आउट का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा -35 मिली वोल्ट। ओके, ऑप्शन यहाँ पे कितना है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। माइनस है, प्लस मत कर देना, माइनस साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द गेट पल्स अप्लाइड टू द थायरिस्टर इज इंक्रीज देन, तो यहाँ पे डिले टाइम और राइज टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे डायग्राम सर्किट में क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड नहीं था, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे आपको बताया है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही जो गेट करंट है वो 0.9 टाइम्स ऑफ द जो फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू ऑफ द गेट करंट है वैसे पहुंचेगा, वैसे ही जो एनोड करंट का वैल्यू है वो यहाँ पे इंक्रीज होना चालू करेगा। जो टर्निंग ऑन का पीरियड होता है यहाँ पे आप देख सकते हो टी ऑन पीरियड है, उसमें 3 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन होता है डिले टाइम, उसके बाद होता है राइज टाइम और उसके बाद होता है स्प्रेड टाइम, ठीक है। तो डिले टाइम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, जो डिले टाइम होता है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड, डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ गेट करंट। ओके, जो डिले टाइम होता है डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेट करंट। जो राइज टाइम होता है यानी कि जो TR होता है वो डिपेंड करता है, राइज टाइम डिपेंड्स ऑन टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ लोड, टाइम कांस्टेंट ऑफ लोड। और जो स्प्रेड टाइम रहता है ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन, स्प्रेड टाइम डिपेंड्स ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द गेट पल्स अगर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो क्या चेंज होगा। देखो गेट पल्स का यानी कि मैग्नीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ द गेट करंट हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो डिले टाइम है वो यहाँ पे कम हो जाता है। जितना मैग्नीट्यूड का ऑफ द IG का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो डिले टाइम का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो राइज टाइम है इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द लोड एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द गेट पल्स। तो इसलिए ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिले टाइम है उसका वैल्यू कम हो जाएगा अगर एम्पलीट्यूड अगर हम लोगों ने इंक्रीज कर दिया तो, और राइज टाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड, राइज टाइम पे कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल हम लोग लोड पे कुछ चेंज करेंगे। ओके, तो अगर आपको पता नहीं होगा तो लिख लेना आपके नोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर इफ C इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरेड, L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी एंड V0 इज इक्वल टू 100 वोल्ट्स। ओके, V0 है वो इसके अक्रॉस है कैपेसिटर में स्टोर किया हुआ है। द पीक करंट थ्रू द डायोड इज, तो इसे हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग सर्किट है वो क्लोज करेंगे, सर्किट जैसे हम लोगों ने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे कैपेसिटर बनेगा, यहाँ पे जो डायोड है वो कंडक्ट करना चालू करेगा ऐसे हम लोग अज्यूम करेंगे क्योंकि वोल्टेज में यहाँ पे स्टोर्ड एनर्जी है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हो जाएगा ये L इंडक्टर। ओके, ये L का वैल्यू है और यहाँ पे कैपेसिटर इसके अक्रॉस है 100 वोल्ट। तो हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वैल्यू है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर होगा उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी वो स्टोर होगा। यानी कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हाफ LI स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, करेक्ट। इंडक्टर में जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी है वो कैपेसिटर में हो जाएगा, यानी कि कैपेसिटर जितना डिलीवर करेगा उतना इंडक्टर है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसलिए हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जो हाफ ऑफ का वैल्यू है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बनेगा कितना बनेगा, I स्क्वायर इज इक्वल टू V स्क्वायर इंटू C डिवाइडेड बाय L, करेक्ट। अगर हम लोगों ने यहाँ पे रूट लिया थ्रू आउट द, तो I का वैल्यू हो जाएगा V अंडर रूट ऑफ C डिवाइडेड बाय L, करेक्ट। हम लोगों को जो पीक वैल्यू है वही फाइंड आउट करना है यहाँ पे। एक्चुअल में अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे इसका वैल्यू तो साइन का कंपोनेंट भी वहाँ पे आता है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ पीक वैल्यू फाइंड आउट करना है तो इसलिए V का वैल्यू हो जाएगा 100
अंडर रूट ऑफ सी का वैल्यू कितना है, कैपेसिटर दिया है 10 माइक्रोफेरेड यानी कि 10 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय एल का वैल्यू कितना है 1 इंटू 10⁻⁻3। ये कितना हो जाएगा, ये -3 और यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 10⁻⁻3 यानी कि कितना हो जाएगा 100 इंटू 10 डिवाइडेड बाय हो जाएगा यहाँ पे 1000। ओके, 10⁻⁻3 की वजह से ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 100। ओके, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो इतना पीक करंट है वो इसमें से फ्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लू गैसेस आफ्टर द लिविंग द बॉयलर इन अ थर्मल पावर प्लांट पासेस थ्रू द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो हम लोगों ने पावर सिस्टम का लेक्चर लिया था महाट्रांसको में, मैंने यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताई, ये पावर प्लांट मैंने अच्छे से डिस्कस किया है वहाँ पे। तो फ्लू गैसेस पासेस कैसे होते हैं, फ्लू गैसेस बॉयलर से निकलते ही पहले सुपर हीटर में जाएंगे, उसके बाद इकोनोमाइजर में जाएंगे और उसके बाद जाएंगे एयर प्री हीटर में और उसके बाद जाएंगे इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन से चिमनी की तरफ बाहर। तो मैंने ट्रिक बताया था, ये तीन ही सबसे मेन होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको ट्रिक है याद रखने की, शिप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है SHEAP यानी कि सुपर हीटर, उसके बाद आता है इकोनोमाइजर और उसके बाद आता है एयर प्री हीटर। ओके, सुपर हीटर, इकोनोमाइजर एंड एयर प्री हीटर। तो आप ये सीक्वेंस में ध्यान रखोगे तो उसी सीक्वेंस में जो फ्लू गैसेस है वो पास होते हैं। सबसे पहले सुपर हीटर, फिर उसके बाद इकोनोमाइजर, फिर एयर प्री हीटर और बाद में इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो ऑप्शन में चेक करेंगे, सबसे पहले आएगा सुपर हीटर यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 3 नंबर, सुपर हीटर के बाद SHE यानी कि इकोनोमाइजर आएगा नंबर 4, उसके बाद आ जाएगा एयर प्री हीटर यानी कि ऑप्शन 2 और उसके बाद आ जाएगा इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। तो 3 4 2 1 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3 4 2 1। ओके, ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3 फेज 3 वायर ट्रांसमिशन लाइन कैरीज द फॉलोइंग करंट्स इन अ फेज A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे इन्होंने 3 वैल्यूज दिए हैं करंट के A, B और C में। तो कैलकुलेट द जीरो सीक्वेंस करंट इन्होंने यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो जीरो सीक्वेंस करंट का हम लोगों को पता है, जो हम लोग मैट्रिक्स लिखते हैं ये होता है IA0, IA1 और IA2 यानी कि जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस करंट। यहाँ पे हो जाएगा 1/3, ये मत भूलना। यहाँ पे होता है 1 1 1 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा। ओके, आपका अगर दूसरा कोई ट्रिक रहेगा तो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हो, आपके ध्यान में अगर रखा होगा तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन यही मैट्रिक्स बनता है फाइनली। यहाँ पे हो जाएगा IB और ये हो जाएगा IC। ओके, यानी कि पॉजिटिव जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ IB एंड IC। तो IA0 का वैल्यू हम लोगों को जीरो सीक्वेंस करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा IA0 इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ द IA प्लस IB प्लस IC। ओके, कैलकुलेट करेंगे हम लोग, बहुत ईजी है, साइड बाय साइड आप भी कर देना, कैलकुलेशन सही है कि नहीं बताना मुझे। जगह 400 -J110 प्लस कितना है -350 -J120 एंड प्लस 400 प्लस J80। ओके, ये कितना हो जाएगा 1/3, 400 -50 यानी कितना प्लस 50 एंड प्लस 400 यानी हो जाएगा 450 एंड प्लस J का कितना -J110 एंड -J1 230 -230 एंड प्लस 80 यानी हो जाएगा ये -150। ठीक है, ये हो जाएगा -J150 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 150 -J50। तो ये हो जाएगा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी, ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली आप IA1 का और IB2 का, IA1 का और IA2 का यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस का और नेगेटिव सीक्वेंस का करंट क्या आ जाएगा, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओगे। यहाँ पे मिस्टेक करने के एक चांसेस है कि स्टूडेंट क्या करेंगे, तीनों का एडिशन करेंगे यानी कि IA प्लस IB प्लस IC और शायद ये 1/3 है वो भूल जाएंगे। तो अगर सिर्फ आप तीनों का एडिशन करोगे तो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। और ये इन्होंने यहाँ पे ऑप्शन में दिया भी है 450 -J150। ओके, तो यहाँ पे 1/3 आपको जो कंपोनेंट है वो ध्यान से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फॉल्ट करंट इज 2100 एम्पियर, द रिले सेटिंग इज 70% एंड द CT रेशियो इज 300:5, देन द प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर विल बी। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फॉल्ट करंट इन द रिले कॉइल डिवाइडेड बाय द पिकअप करंट, या फिर पिकअप करंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रेटेड CT सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई बाय द करंट सेटिंग ऑफ द रिले सेटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, जिन लोगों को पता है वो अच्छी बात है, लेकिन डायग्राम से ऐसे समझने की कोशिश करेंगे। ये हो जाएगा यहाँ पे रिले। ओके, CT का रेशियो कितना है 300:5 यानी कि प्राइमरी में अगर 300 फ्लो हुआ तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर ये फ्लो करेगा। यहाँ पे हो रहा है फॉल्ट करंट एक्चुअल में है 2100 एम्पियर। तो इसको कन्वर्ट करके रिले का जो इनपुट रहेगा वो कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम्स है इसके, तो यानी कि इसके 7 टाइम्स यानी कि टोटल 35 एम्पियर जो करंट है वो रिले में फ्लो करने लगेगा। फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल में फ्लो करने लगेगा।
तो हम लोग PSM का वैल्यू लिख लेंगे, PSM इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा ये 35 और डिनोमिनेटर में इन्होंने कहा है पिकअप करंट। तो पिकअप करंट हम लोग कैसे लिखते हैं, रेटेड सिटी सेकेंडरी करंट मल्टीप्लाई बाय जो करंट सेटिंग रहेगा। सिटी सेकेंडरी करंट कितना है 5 एम्पियर एंड मल्टीप्लाई बाय दी 70% रेटिंग, यानी कि हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0.7, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 3.5 विच इज इक्वल टू PSM का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 10। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आपको PSM का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ देखना है। तो PSM का जो वैल्यू है उसके रिलेटेड जो कोई भी कंसेप्ट है हम लोगों ने ऑलरेडी रिले के लेक्चर में डिस्कस किया है। जो BMC JEE की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, मैं वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा या फिर ऊपर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिंक्रोनस मोटर इज रेटेड 100 kVA 10 kV एंड हैज अ रिएक्टेंस ऑफ 33 ohms, द परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ द मोटर इज गिवन बाय। ओके, तो हम लोगों को एक्चुअल का वैल्यू दिया है, जो ओमिक वैल्यू दिया है वो हम लोगों को सिर्फ पर यूनिट का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बेसिकली परसेंटेज रिएक्टेंस मतलब। तो ये कितना हो जाएगा, जेड बेस का वैल्यू या फिर जो रिएक्टेंस बेस का वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। एक्स बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा वी डिवाइडेड बाय आई, और एक बार वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे नीचे भी वोल्टेज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा V² डिवाइडेड बाय जो VA वाला फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, V² कितना है यहाँ पे, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। ओके, 10 इंटू द पावर 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय VA का वैल्यू कितना है 100 kVA, 100 इंटू 10 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 3, कैंसिल 3 10 टू द पावर 3, यानी कि हो जाएगा ये 1000 ohms। ओके, 1000 ohm यहाँ पे बेस वैल्यू हो जाएगा। तो पर यूनिट वैल्यू कितना होगा, PU इज इक्वल टू एक्चुअल ओमिक वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। ओके, यानी कि एक्चुअल वैल्यू हम लोग कैसे थे, ओमिक की जगह पे एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कितना है 33 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा 0.033, और इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.3%। ओके, यहाँ पे ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरोना लॉस फॉर 400 kV 50 हर्ट्ज सिस्टम इज 3 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। व्हाट इज द कोरोना लॉस इफ द सिस्टम ऑपरेट्स फॉर अ डीसी विद द सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो महाट्रांसको का लास्ट ईयर का जो पेपर था, महाट्रांसको का 2017 में जो हुआ था, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डीसी में कोरोना लॉस हम लोग को 0 नहीं मिलता है, वहाँ पे वो लेस देन द AC से हम लोगों को मिलता है, यानी कि डीसी में जो कोरोना लॉस है वो AC से कम मिलता है। मैंने वहाँ पे स्पेसिफिकली कहा भी था कि जो वैल्यू है वो 1/3 हम लोगों को मिलता है। तो क्यों मिलता है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सिर्फ इतना फैक्टर आप देख लेना, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक बार साइड पे लिख देता हूँ। जो कोरोना लॉस रहेगा, ओके, कोरोना जो लॉस रहेगा सिर्फ इतना हम लोग ऐसे कैसे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F+25 डिवाइडेड बाय डेल, करेक्ट। यानी कि हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि P कोरोना जो है, कोरोना लॉस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F+25। ठीक है, तो AC के केस में फॉर P AC अगर मैं कंसिडर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 50 हर्ट्ज हम लोगों ने कंसिडर किया तो ये हो जाएगा 75। ओके, और अगर PDC का वैल्यू कंसिडर किया, यहाँ पे PDC का वैल्यू, तो F का वैल्यू फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 0, यानी कि PDC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 25। ओके, इट इज 25 होगा और यहाँ पे 75 होगा। मतलब AC में हम लोगों को जो कोरोना लॉस मिलता है, कोरोना लॉस इन AC इज 3 टाइम्स ऑफ द कोरोना लॉस इन DC, यानी कि PDC इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ द कोरोना लॉस इन AC। तो कोरोना लॉस का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 3 किलोवाट दिया है, यानी कि 1/3 टाइम्स ऑफ द 3 किलोवाट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 किलोवाट पर किलोमीटर पर फेज। ओके, यहाँ पे ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1/3 वैल्यू हम लोगों को मिलता है DC के केस में एज कंपेरिजन टू द AC। कौन सा लॉस, कोरोना लॉस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रैम्प फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट इम्पल्स फंक्शन एट t इज इक्वल टू 0 बाय। सिमिलरली हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया अभी तक, वापस एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, इम्पल्स। इम्पल्स फंक्शन को अगर हम लोगों ने इंटीग्रेट कर दिया तो हम लोगों को मिलता है स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो हम लोगों को मिलता है रैम्प फंक्शन, और रैम्प फंक्शन को इंटीग्रेट किया तो हमें मिलता है पैराबोलिक फंक्शन, करेक्ट। और अगर रिटर्न आना है तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, रिटर्न आना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। रैम्प से स्टेप में आना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, स्टेप से इम्पल्स में आना है तो वापस डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम लोगों को क्या पूछा है, रैम्प फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द यूनिट इम्पल्स।
तो रैंप फंक्शन हम लोग को ऑब्टेन करना है इम्पल्स यानी कि 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. सो इंटीग्रेटिंग यूनिट इम्पल्स फंक्शन वंस, इंटीग्रेटिंग यूनिट इम्पल्स फंक्शन ट्वाइस. ऑप्शन डी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल v of t is equal to 30 sin 100t plus 10 cos 300t plus 6 sin 500t plus 5/4 द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन द रेडियन पर सेकेंड इज. तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं 100, 300 और 500 में से सबसे कम वैल्यू है वो 100 है, यानी कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 100 ओमेगा रहेगा. उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगा वो 300 रहेगा और 5 टाइम्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहेगा वो हो जाएगा 500. यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली डायरेक्टली 100. तो आपको देख के ही पता करना यहाँ पे आंसर क्या है. ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. तो इतने ही क्वेश्चन थे TSS PDCL के क्वेश्चन में, बाकी सब EMF और मैथ्स के क्वेश्चन थे. तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी. सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए जिसमें एनालॉग था, डिजिटल था, पावर सिस्टम था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, नेटवर्क, कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स. ओके, तो इतने बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. आई होप आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा. बहुत जल्द एग्जाम आने की चांसेस है, तो अपना प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखना. साथ साथ में नॉन टेक्निकल का भी प्रिपरेशन चालू रखना. और ऐसा खबर है कि जेनको महाजेनको की तरफ से भी बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है. तो इसी प्रिपरेशन को ऐसे कंटिन्यू रखना. बहुत डिफरेंट एग्जाम में आपके काम में आ जाएगा. अभी HPCL भी आ गया है, HPCL आएगा, ONGC भी बहुत ही जल्द आ जाएगा, महाट्रांसको और महाजेनको. तो साथ साथ में सभी जो एग्जाम्स है वो आ जाएंगे. इसके अलावा हम लोगों ने डेडिकेटेड एक महाट्रांसको के लिए प्रिपरेशन वीडियो बनाई है. अगर आपने नहीं देखा, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो. पूरी सीरीज हम लोगों ने वहाँ पे कवर की है. सारे मेन टॉपिक्स ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से कवर करने की कोशिश की है. तो अगर आपको ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर से शेयर कर देना. ये वीडियो को लाइक करना मत भूलना. और अगर कुछ आपने अच्छा नए से सीखा हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर से फीडबैक देना. और हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. ऑलमोस्ट 1000 सब्सक्राइबर्स वहाँ पे हो गए हैं. तो जल्दी से जाके वहाँ पे ज्वाइन होना. वहाँ पे अच्छे से डेली डिस्कशन होता है क्वेश्चन रिलेटेड. फिर आपके अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो. तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ. We'll be right back.